हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 संस्कृत। जो VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो सब्जेक्टिव कितना अंक का होता है तो 16 क्वेश्चन होता है, जिसमें 8 क्वेश्चन बनाना होता है। उसमें से 16 क्वेश्चन देता है, उसमें से 8 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो वैसे ही हम लोग आज 1 फरवरी 2025 है। 15 फरवरी 2025 तक हम लोग चलेंगे, मैंने 15 फरवरी तक हम लोग चलेंगे। 1 से 2025 फरवरी तक हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है सब पर हम उस पर फोकस करेंगे। आज पार्ट 1 का एक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना है मंगलम पाठ से जितने भी VBI सब्जेक्टिव है। हमको ये अच्छा लगा कि 2025 में ही पूछ सकता है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हमको उत्तर, कंठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं। हम लोग पढ़े थे मंगलम पाठ में हमने जाना था आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इसे ऑब्जेक्टिव भी इससे आ जाता है। जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? उत्तर क्या होगा? आत्मा। जैसे महान से महान, हाँ, उसी तरह दूसरा नंबर इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। महान से महान क्या है? तो आत्मा। सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म क्या है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा कहाँ निवास करती है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। 3 ऑब्जेक्टिव इससे आता है। तीनों ऑब्जेक्टिव भी पूछा है और सब्जेक्टिव में हमें याद रखना है। और एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाए, आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो कंठ उपनिषद में। किसमें? कंठ उपनिषद। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 से। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग कम से कम 20 सब्जेक्टिव लेकर चलेंगे। 20 सब्जेक्टिव में 8 लड़ाना है एग्जाम को फोड़ डालना है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत यानी उत्कृष्ट थी। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। इससे सब्जेक्टिव हमको याद रखना है और इस ऑब्जेक्टिव भी हमको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो एक ऑब्जेक्टिव इससे निकल जाएगा, उत्कृष्ट। कैसी? उत्कृष्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में। दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि अशोक के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो समृद्ध। क्या था? समृद्ध। कैसा था? समृद्ध। ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव इससे भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पर भी हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं और सब्जेक्टिव भी तो VBI है। तो पार्ट 2 से हम लोग आज दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत उत्कृष्ट थी। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर है 3। अंश कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? अंश कथा पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर होगा, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अंश कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावान के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। आलसी क्या करते हैं? काम नहीं करते। हम सबको पता है आलसी क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं। ऐसे स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद अभी इससे ऑब्जेक्टिव देखो कैसे निकलेगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जिसमें अंश कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। अंश कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति।
कहाँ के विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तो मैथिली के। कहाँ के कवि है? मैथिली के। मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे और विद्यापति। उसके बाद अंश कथा में किसका वर्णन किया गया है? तो आलसियों का। किसका वर्णन किया गया है? आलसियों का। उसके बाद इसमें शिक्षा क्या दिया गया है कि मतलब आलसियों का कौन मदद कर सकता है? आलसियों को कौन मदद कर सकता है? तो करुणाशील और दयावान व्यक्ति ही आलसियों का क्या करते हैं? मदद करते हैं। बाकी उनका जीवन संभव नहीं है अगर यह करुणाशील व्यक्ति और दयावान व्यक्ति उनका हेल्प न करे तब। उसके बाद आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी मदद उनकी व्यवस्था करते हैं। उसके आलस गाथा में कितने व्यक्तियों का वर्णन किया गया है? तो चार पुरुष का वर्णन किया गया है जो चारों आलसी थे। इसमें कुछ धूर्त भी लोग आ गए थे। धूर्त लोग जो आग लगने पर क्या हुआ? पूछता है परीक्षा में, कौन आग लगने पर भाग गए थे? धूर्त लोग। कौन भाग गए? धूर्त लोग। लेकिन आलसी पुरुष चारों नहीं भागे, चारों यह नहीं भागे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हम आगे बनाते रहे, और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।